नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12th के लेटेस्ट सिलेबस से रिलेटेड राइटिंग सेक्शन को कम्प्लीटली एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट सीबीएसई के फॉर्मेट्स बताऊंगा राइटिंग सेक्शन के और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। ये वीडियो बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया गया है और इसमें जितने भी फॉर्मेट्स और एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं वो लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। तो इसलिए बिल्कुल आपको एग्जाम टाइम पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हम इस फॉर्मेट को अपने एग्जाम में यूज़ करें या फिर नहीं। आप बेझिझक इस फॉर्मेट को अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं और अपनी एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो सीबीएसई ने राइटिंग सेक्शन में एक सिग्निफिकेंट बदलाव किया है, जहाँ पर अब की बार जो राइटिंग सेक्शन होगा वो मात्र 16 मार्क्स का होगा और 16 मार्क्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3+3+5+5। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्शंस अब की बार आने वाले हैं और कौन कौन से सेक्शंस को सीबीएसई ने पहली फुर्सत में बाहर कर दिया है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे राइटिंग सेक्शन को। तो आज के इस वीडियो में अपन कंप्लीट राइटिंग सेक्शन को यहाँ पर देखने वाले हैं। मैं आपको लेटेस्ट सीबीएसई के फॉर्मेट बताने वाला हूँ और बिल्कुल सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब की बार जो आपका सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है कि 16 मार्क्स का टोटल आपका राइटिंग सेक्शन रहेगा, जिसको बाइफर्केट किया गया है 3+3 एंड 5+5 में। मतलब टोटल आप इसको जोड़ोगे तो 16 मार्क्स हो जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3+3 और 5+5 का क्या फंडा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपको चॉइस मिलेगी नोटिस और एडवर्टीजमेंट में। अब की बार सिंस नोटिस और एडवर्टीजमेंट ही है तो डेफिनेटली एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आपको दोनों देखने को मिले एक एक, और इनमें से आपको कोई सा एक करना पड़े। तो आपके लिए बहुत आसानी हो गई कि या तो आप नोटिस पढ़ के जाओ या फिर एडवर्टीजमेंट पढ़ के जाओ। तो अब की बार बहुत ज़्यादा आसान सीबीएसई ने आपके लिए कर दिया है। तो यहाँ पर ये 50 वर्ड्स में आपको लिखना होगा और ये सिर्फ 3 मार्क्स का होगा। हर बार ये 4 मार्क्स का होता है, लेकिन अब की बार सीबीएसई ने इसको सिर्फ 3 मार्क का रखा है, जिसमें 1 मार्क आपको फॉर्मेट के, 1 मार्क कंटेंट के और 1 मार्क आपको एक्सप्रेशन के दिए जाने वाले हैं। देन उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आएगा उसमें आपके पास चॉइस आने वाली है फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशन और रिप्लाई के अंदर, और ये भी आपको 50 वर्ड्स में लिखना है और ये भी 3 मार्क्स का होगा। तो ये तो हो गए आपके शॉर्ट राइटिंग टास्क जो कि 3+3 मार्क्स के हैं। देन उसके बाद जो लॉन्ग राइटिंग टास्क हैं वो 5+5 वाले होने वाले हैं और उसके अंदर आपके पास आने वाला है एक तो आ जाएगा लेटर आपको लिखना होगा 120 से 150 वर्ड्स के बीच में, और 2 प्रकार के लेटर अब की बार आने वाले हैं। एक तो आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर ए जॉब और एक और आ जाएगा लेटर्स टू द एडिटर। तो इसको भी अपन बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। देन इसका जो अब की बार मार्किंग रखी गई है वो है सिर्फ 5 मार्क्स। पहले लेटर्स आते थे 10 या 6 मार्क्स के आते थे बहुत पहले, देन उसके बाद 10 मार्क्स के भी हो गए थे। अब ये मात्र 5 मार्क्स के आने वाले हैं। देन जो लास्ट सेक्शन होगा इसका राइटिंग सेक्शन का, उसमें आपके पास आने वाले हैं आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, और ये पहले 10 मार्क का हुआ करता था, लेकिन सीबीएसई ने अब इसकी मार्किंग कर दी है सिर्फ 5 मार्क्स। अपन डिटेल में देखेंगे कि कैसे इसको लिखना है, एक एक एग्जाम्पल से भी मैं आपको इसको सभी को बताने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और मैं आपको बता देता हूँ कि अब की बार आपको क्या नहीं पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, अरे दोस्त ने बताया इसको भी पढ़ लेते हैं, अरे यूट्यूब पर एक वीडियो था उसने ये भी समझाया था तो चलो ये भी पढ़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये एक ऐसा वीडियो है, फाइनल वीडियो, जो कि आप बस देख लीजिएगा राइटिंग सेक्शन के लिए, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। तो सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स क्या हैं? पहला है पोस्टर मेकिंग, ये आपको नहीं पढ़ना है। पहले ये आता था 4 मार्क्स में, लेकिन अब सीबीएसई ने पहली फुर्सत में इसको बाहर कर दिया है। देन उसके बाद बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स, ये भी अब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इंक्वायरी के, कंप्लेंट के, इन्फॉर्मेशन गिविंग के, प्लेसिंग ऑर्डर के, सेंडिंग रिसिप्ट, रिप्लाइज के, कुछ नहीं पढ़ना है। देन उसके बाद स्पीच और डिबेट आते थे, अब ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब की बार सिर्फ आर्टिकल और रिपोर्ट है, वही अपने को पढ़ना है। पहले स्पीच और डिबेट भी आते थे, ये भी 10 मार्क के रहते थे, तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर पढ़ के जाना पड़ता था। लेकिन अब की बार सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया आपके राइटिंग सेक्शन के सिलेबस को, और ये सब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आगे अपन बढ़ते हैं और फर्स्ट टॉपिक को उठाते हैं अपन सीधा नोटिस। तो नोटिस को किस प्रकार आपको लिखना है और किस तरह का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं। तो जो नोटिस या एडवर्टीजमेंट है ये 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, आपको ध्यान रखना है। 50 वर्ड्स कैसे गिने जाते हैं? जो बॉडी होगी वो 50 वर्ड्स की होनी चाहिए, ऊपर जो आप फॉर्मेट लिखते हैं वो इन 50 वर्ड्स में नहीं आता है। देन इसके बाद 2 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन दिया करना होगा, बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इस सिलेबस से आपके डायरेक्ट उठाए गए सीबीएसई के। 3 मार्क्स होंगे, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से मार्किंग होती है। अगर आप ये समझ लेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में फुल ऑन फुल मार्क्स ला पाएंगे। तो मार्किंग कुछ इस प्रकार की होगी कि 1 मार्क का होगा फॉर्मेट, मतलब आपको जो भी यहाँ पर आप राइटिंग सेक्शन में समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका फॉर्मेट बहुत ही अच्छे से लिखना है, क्योंकि उसके अलग से मार्क यहाँ पर सीबीएसई ने मेंशन कर रखे हैं। 1 मार्क होगा कंटेंट का, जब आप नोटिस एडवर्टीजमेंट लिखते हैं। देन 1 मार्क होगा एक्सप्रेशन का, और एक्सप्रेशन को अगर मैं और ज़्यादा ब्रेक करूँ
कि ये क्या होने वाला है, तो एक्सप्रेशन में आ जाता है फ्लुएंसी प्लस एक्यूरेसी। मतलब यहाँ से आपकी जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, देन उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, वो अगर कुछ भी होगी तो एक्सप्रेशन के अंदर आएगा और वहाँ से आपके मार्क्स डिडक्ट होने वाले, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमने समझा कि कैसे मार्किंग होगी और क्या क्या आपको किस बेसिस पर मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट, बिल्कुल इसी तरह से आपको फॉर्मेट बनाना रहेगा। सबसे फर्स्ट जो लाइन रहती है वहाँ पर आपको लिखना होगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन इशूइंग द नोटिस, ठीक है, इशूइंग द नोटिस। और यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ सकते हैं, चाहे तो नहीं छोड़ेंगे तो भी चलेगा। देन आपको नोटिस वर्ड लिखना है और ये वर्ड लिखना रहेगा आपको फुल कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, याद रखिएगा नोटिस वर्ड फुल कैपिटल लेटर्स में लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको डेट लिखनी है और डेट का फॉर्मेट भी बहुत ईजी रहेगा। जैसे 12 अप्रैल है तो 12 अप्रैल APRIL कॉमा एंड देन 2020, तो इस तरह से आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये डेट का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को याद रखिएगा। देन आप यहाँ पर TH भी लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगाएं तो भी चलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको हेडिंग लिखनी है और हेडिंग भी आप चाहें तो फुल कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, वरना नॉर्मल भी लिख सकते हैं। जैसे HMS पब्लिक स्कूल तो HMS तो कैपिटल में लिख दीजिए एंड देन उसके बाद पब्लिक का P बड़ा LIC स्कूल, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो पूरा कैपिटल में भी लिख सकते हैं, वरना इस तरह से जो मैंने आपको बताया ये भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपकी बॉडी में आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। फिक्स इसका लगभग फॉर्मेट रहता है, जितना भी आपको डेट है, जो भी इवेंट है उसकी डिटेल्स वो सब आपको यहाँ पर मेंशन करनी रहेगी। देन यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है ब्लॉक लेटर्स में, मतलब आपको बिल्कुल अपना ऑटोग्राफ वहाँ पर दे के नहीं आना है। ब्लॉक लेटर्स में जो भी आपको वहाँ पर नाम दिया गया है क्वेश्चन में सिर्फ वही लिखना है, और अगर बाई चांस नाम नहीं दिया है तो वहाँ पर XYZ लिख के आ जाइएगा, ठीक है। अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखना है क्योंकि वो CBSE के गाइडलाइंस के खिलाफ है। देन उसके बाद कोई नेम एंड डेजिग्नेशन भी वहाँ पर मेंशन कर रखा है तो वो भी आप लिख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर, और इस तरह से आपका नोटिस का कंप्लीट फॉर्मेट हो जाएगा। कोई भी अगर डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिए ना, सभी डाउट्स को यहाँ पर मैं आपके क्लियर कर दूंगा। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, एक बार मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। तो देखिए सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनों ने जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम लिखा है ना, फुल कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं आप चाहे, और चाहे तो इसको LV और सहगल को SEHGAL इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पहला वर्ड कैपिटल एंड देन वापस सारे स्मॉल। देन लाइन छोड़े तो सही है, नहीं छोड़े तो कोई दिक्कत नहीं। नोटिस वर्ड को आपको फुल कैपिटल में लिखना है, चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। देन बिल्कुल डेट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया, बस इसको याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना है पेज के, जैसे इसने लिख रखा है। देन आपने यहाँ पर लिखना होगा हेडिंग को, जैसे यहाँ पर लिख रहा है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। फिर जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए बस उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लिख देना है। नाम क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहेगा, जो भी उसका डेजिग्नेशन है उसको आपको यहाँ पर लिखना है, और इस तरह से सिंपली आपका हो जाएगा नोटिस यहाँ पर। और देखो अगर मैं यहाँ पर मार्किंग दूँ, अगर मैं एग्जामिनर होता CBSE का तो मैं क्या देखता, सबसे पहले फॉर्मेट देखता कि अच्छा ये सही है, नोटिस कैपिटल वर्ड्स में डेट लिख रखी है और साइन भी कर रखे हैं, तो 1 मार्क इसका मैं दे देता। देन उसके बाद मैं देखता कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, नहीं 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 कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, तो 1 मार्क्स मैंने यहाँ पर दे दिया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है। फिर मैं देखता कि कंटेंट जो क्वेश्चन में पूछा गया वह लिखा है, तो हाँ कंटेंट में बिल्कुल स्टूडेंट एक्सचेंज डेट वेट सब कुछ लिखिए, बिल्कुल वैसा ही लिखा है, तो 1+1+1 इस तरह से आपकी CBSE के एग्जाम में मार्किंग होती है, और यहाँ पर से बिल्कुल आपको 3 में से 3 मार्क्स मिल जाते हैं अगर इस तरह का आप नोटिस लिख के आएंगे तो, ठीक है। बढ़ते अपन आगे, और अब हम आपको बता देते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स आपको किस तरह से लिखना है। सो हियर वी गो विद द एडवर्टीजमेंट, और सेम है इसका, ठीक है। नोटिस एडवर्टीजमेंट 50 वर्ड्स में ही लिखना है, फॉर्मेट का 1 मार्क, कंटेंट का 1 मार्क और एक्सप्रेशन का 1 मार्क रहेगा, मतलब एडवर्टीजमेंट भी 3 मार्क्स का रहेगा। और पर्सनल सजेशन अगर आप मानो तो आप बिल्कुल एडवर्टीजमेंट को मतलब लाइटली ले लेना, और नोटिस को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि नोटिस में फुल मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। तो एडवर्टीजमेंट भी हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है और किस किस वेरियस प्रकार के एडवर्टीजमेंट अपने पास यहाँ पर होते हैं। तो 2 तरह के एडवर्टीजमेंट होते हैं अपने सिलेबस में, क्लासिफाइड, कमर्शियल अपने सिलेबस में नहीं है। कमर्शियल का मतलब होता है कि जिसमें आपको पोस्टर की तरह एडवर्टीजमेंट को करना पड़ता है, लेकिन क्लासिफाइड बिल्कुल जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में आपको दिखते हैं ना, एडवर्टीजमेंट का कॉलम आता है एक अलग से कि सिचुएशन वैकेंट, रूम फॉर रेंट, तो उस तरह के अपने को एडवर्टीजमेंट बस यहाँ पर करने होंगे। तो यहाँ पर क्या करना है वो अपन देख लेते हैं, कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको क्लियरली लिखना है जो भी आप जिस भी कैटेगरी में उस एडवर्टीजमेंट को दे रहे हैं। जैसे फॉर सेल तो आपको बिल्कुल यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर सेल, इसी तरह से लिख दीजिए, डेफिनेटली वहाँ पर आपका वो जो हेडिंग रहेगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देन सारी नेसेसरी डिटेल देना है, कॉमा कॉमा लगा के, कॉन्टैक्ट एड्रेस, नेम, टेलीफोन नंबर, ये सब आपको देना है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। और पुट द मैटर इन अ बॉक्स, और बॉक्स में आपको पुट करना है। नोटिस में भी आपको ध्यान रखना है कि जो पूरा मैटर होगा उसको आपको बॉक्स में बंद करना होगा,
ठीक है, बढ़ते अपन आगे एंड दिखा देते हैं आपको एक तरह का एडवर्टीजमेंट। तो सिंपल सा एडवर्टीजमेंट है, ज़्यादा इसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना रहता है। जो क्वेश्चन में लिखा है ना एज इट इज़ यहाँ पर कॉमा कॉमा लगा के आपको लिख देना होता है। लास्ट में बिल्कुल फ़ोन नंबर लिख देना। पैराग्राफ चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स में तो बिल्कुल लिखना ही नहीं है। और ग्रामर का जितना मिनिमम यूज़ हो उतना मिनिमम यूज़ रहना चाहिए ना, न के बराबर यूज़ रहेगा तो भी चलेगा। जैसे इज़, एम, आर, द, है ना, इस तरह का कोई भी ज़्यादा यहाँ पर आपको उपयोग नहीं करना है। बिल्कुल जो पूछा गया पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल मारते हैं ना, जैसे एक चाटा सीबीएसई ने मारा, आपने भी लपक के घुमा के एक और चाटा मार दिया। तो इस तरह से आपको काम करना है ना, घुमा फिरा के कोई भी बात यहाँ पर नहीं लिखनी है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी इसी तरह से मार्किंग होगी। 1 मार्क फॉर्मेट के। फॉर्मेट बहुत ही आसान है, मतलब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पहले हेडिंग, एक लाइन छोड़ के आपने लिख दी पूरी बॉडी, यही इसका फॉर्मेट है। कोई सिग्नेचर साइन वाइन कुछ नहीं होते हैं इसमें। 1 मार्क होगा कंटेंट का, मतलब क्या जो पूछा गया वो लिखा है, और 1 मार्क होगा एक्सप्रेशन का कि क्या यहाँ पर भी कोई ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी है। तो इस तरह से आपके बार 3 मार्क्स का आपका एडवर्टीजमेंट होने वाला है। अब देख लेते हैं अपन इन्विटेशन और रिप्लाई को। तो इन्विटेशन रिप्लाई में क्या है अपने पास, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई। बहुत ही सिंपल है, ये भी 3 मार्क्स के आने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन में आएंगे। और यहाँ पर भी 1 मार्क फॉर्मेट का, एक कंटेंट का और एक एक्सप्रेशन का होने वाला है। सबसे पहले फॉर्मल इन्विटेशन अगर अपन देखें तो फॉर्मल इन्विटेशन में आपको ये 5-6 बातें मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। हु, हुम, व्हेन, वेयर, व्हाट टाइम एंड फॉर व्हाट ओकेजन, किस ओकेजन के लिए आप इन्विटेशन दे रहे हैं। देन नेम ऑफ द इन्वाइटी, नेम ऑफ द होस्ट, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब आप लिख देना है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ होता है RSVP। RSVP क्या है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है। और इसका मतलब होता है प्लीज़ रेस्पॉन्ड। मतलब आप लास्ट में RSVP लिख देते हैं, इसका मतलब है जिसको भी आप इनविटेशन भेज रहे हैं उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, उसका ये मॉरल कर्तव्य बनता है कि वो उसका रिप्लाई आपको दे कि वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है आपके इवेंट में, ठीक है। इसलिए अपन RSVP लिख देते हैं। तो इसमें अगर अपन देखें तो ये फिक्स्ड फॉर्मेट है, बिल्कुल आपको इसको याद कर लेना है ना। एग्जाम में बिल्कुल डिक्टो यही का यही क्वेश्चन पूछा जाता है, और डिक्टो ये की ये लाइन्स आपको लिखनी है, 2-3 लाइन से, मतलब इसको तो आप दिल से याद कर लेना ना, नींद में कोई उठा के पूछे तो भी आपको आ जानी चाहिए। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो कि जिसके घर में इवेंट है उसका नाम आप यहाँ पर लिखते हैं। तो मिस्टर एंड मिसेस राजकरण, ठीक है, बुलाते हैं। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, बिल्कुल ये लाइन याद रख लेना। और जो भी यहाँ पर इवेंट है वो, जिसके लिए भी वो इवेंट है वो, एड्रेस, नाम, पता सब कुछ लिखना है, कितनी तारीख को इवेंट है, कब खाना खाने आना है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर देना। और यहाँ पर RSVP मतलब प्लीज़ रेस्पॉन्ड, किसको रेस्पॉन्ड करना है, जो भी इनवाइट कर रहा है, ठीक है। जैसे मेरे घर में शादी है ना, मेरे बेटे की शादी है, तो मेरे बेटे की शादी में मैं क्या लिखूँगा, मिस्टर एंड मिसेस अर्पित पोरवाल, और यहाँ पर भी लिख दूंगा मिस्टर एंड मिसेस अर्पित पोरवाल, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। फ़ोन नंबर कुछ भी लिख के आ जाना है ना, XXXS भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है, और नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो RSVP और उसी का नाम लिखना है जो कि इनविटेशन दे रहा है, ठीक है। सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और सबसे सिंपल है मामला, है ना। फॉर्मेट का ध्यान रखना, इसको भी आप डब्बे में जरूर से बंद करके आना, ठीक है। इस तरह का डब्बा बना देना और उसको बंद करके आ जाना। फॉर्मल बिल्कुल डिक्टो ऐसा कैसे आपको लिख के आना रहेगा अपनी एग्जामिनेशन के अंदर। अब हम देख लेते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन। तो बिल्कुल लेटर की तरह ये रहता है, ठीक है, बिल्कुल लेटर की तरह रहता है। 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, इसका ध्यान देना है। 50 वर्ड्स में ये और ये काउंट नहीं होंगे कभी भी। 50 वर्ड्स मतलब सिर्फ बॉडी के 50 वर्ड्स यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल रहता है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको बता देता हूँ। तो रोहित को सक्सेस मिली है CBSE की PMT परीक्षा में। देन वो सेलिब्रेट करना चाहता है अपने एडमिशन को, उसका एडमिशन हो गया है SMC कॉलेज में, देन जो कि नागपुर में, थ्रो कर रहा है पार्टी। तो आपको क्या करना है, एक इनफॉर्मल इनविटेशन लिखना है, वेन्यू, टाइम, डेट सब कुछ बताते हो। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका एड्रेस लिखना है, देन आपको यहाँ पर डेट लिखनी है। चाहो तो आप यहाँ पर गैप छोड़ सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी गैप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो एड्रेस यहाँ पर लिखा पहले आपने आपका, देन यहाँ पर डेट लिखी एक लाइन छोड़ के वापस लिख दोगे जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जिसको बुलाना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ वरुण को मैं बुलाऊँ, ठीक है, तो डियर वरुण, कॉमा वॉमा कुछ नहीं लगाना है, और पूरा आपने यहाँ पर इसी तरह से जो भी आपको लिखना है बॉडी में वो लिखा। एंड देन योर सिंसियरली रोहित। रोहित कौन है, जो पार्टी दे रहा है। जैसे मैं PMT में सक्सेस हुआ है ना, तो यहाँ पर मैं पार्टी दे रहा हूँ, मैं बुलाना चाहता हूँ अपनी फ्रेंड रागिनी को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, डियर रागिनी, पूरा लेटर कि इस टाइम पर आ जाना, मैंने ये काम किया है, और योर सिंसियरली अर्पित। तो इस तरह से मेरे को पूरा लिखना रहेगा, ठीक है। सिंपल सा, याद रख लीजिएगा, बहुत ही आसान है चीज़। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे और फॉर्मल रिप्लाई अपन देख लेते हैं। तो फॉर्मल रिप्लाई बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रहता है, ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी आपको करनी नहीं रहती है। बस आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आप रिप्लाई दें वो फॉर्मल टोन में होना चाहिए, ठीक है, मतलब इनफॉर्मेलिटी वहाँ पर नहीं दिखनी चाहिए।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना, आगे कोई नाम पता डेट वेट ऊपर कुछ भी नहीं लिखनी, सीधा आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से आपकी बॉडी है, तो सीधा बॉडी से स्टार्ट करना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्राफ्ट करना है एक आपको फॉर्मल रिप्लाई जिसमें आप एक्सेप्ट कर रहे हो किसी भी इन्विटेशन को, है ना। और इन्विटेशन कब है, किसके लिए, ये अंकुश और इनकी वेडिंग है, 24 तारीख को वेडिंग है और आप उसमें जाना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो इन्विटेशन आपको भेज रहा है जैसे मिस्टर एंड मिसेस कौर, ये नहीं, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे कि हम थैंक करते हैं आपको, है ना, जिसने इन्विटेशन भेजा है, फॉर इन्वाइटिंग अस, कि आपने हमें इन्वाइट किया, आपने हमें इस काबिल समझा, और यहाँ पर बिल्कुल उनकी तारीफ़ें आपको लिखनी है। दैन उसके बाद जो है कि इस ओकेजन पे आपने इन्वाइट किया और बिल्कुल हम वहाँ पर आ जाएंगे, तो आप हमारे लिए भी अरेंजमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एंड देन आपको अपना नाम और डेट यहाँ पर लिख देनी है, तो ये हो जाएगा फॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई में क्या, वही लेटर फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा कि सामने वाला का एड्रेस, देन डेट, देन यहाँ पर डियर वो नेहा, सपोज नेहा को यहाँ पर भेजना था, देन बॉडी लिखी, योर सिंसियरली, और देन आपका नाम आपको लिख देना है। तो इस तरह से हो जाएगा इनफॉर्मल रिप्लाई। क्वेश्चन भी एक बार पढ़ देते हैं कि आपका नाम क्या है, आकाश या वर्षा, ठीक है। तो आकाश या वर्षा कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं आप वहाँ पर भी आकाश वर्षा लिख के आ गए, तो कोई भी एक चूज़ कर लेना एग्जाम में, जैसे आकाश चूज़ करना है तो आकाश कर लेना, और ज़्यादातर हो सके तो फीमेल कैरेक्टर चूज़ करना, है ना। एग्जामिनर को थोड़ी सी सिंपैथी होती है फीमेल कैंडिडेट से, तो बिल्कुल फीमेल कैंडिडेट ही चूज़ करना, जहाँ तक आप अपना जेंडर फीमेल दिखा सको ना वहाँ तक फीमेल ही दिखा के आना है, ठीक है। ये सभी बच्चों के लिए, सभी जो अपने बॉयज़ जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक सलाह है। बाकी तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मैं सलाह दे रहा हूँ, जितना आप हो सके फीमेल दिखा के आना, ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आकाश या वर्षा आप हैं और आपको इनवाइट किया गया है अटेंड करने के लिए अपने फ्रेंड की सिस्टर की वेडिंग को समर में, एंड आपको रिस्पॉन्ड करना है कि आप वहाँ पर नहीं आ पाएंगे, इनएबिलिटी, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको एक्सेप्ट करने का बताया था, यहाँ मैं रिजेक्ट करने का बताता हूँ। तो यहाँ इनफॉर्मल वे में तो आप जिसको भी बोल रहे हैं, जैसे नेहा की शादी है, ठीक है, तो नेहा को लिख सकते हैं डियर नेहा, बिल्कुल आपके इन्विटेशन आपने दिया, बहुत बहुत आभारी, है ना, और मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरा ये कारण है ना, मेरी खुद की परीक्षा है जो भी, और इस तरह से आप लिख के योर सिंसियरली और अपना नाम लिख देना, सिंपल सा है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। चलिए बढ़ते अपन आगे, और अब अपन आ जाते हैं लेटर पर। तो लेटर रहने वाला है 5 मार्क्स का, 5 में 1 मार्क रहेगा फॉर्मेट का, 2 मार्क्स रहेंगे कंटेंट के और 2 मार्क्स रहेंगे एक्सप्रेशन के। 120 से 150 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है, इसका वर्ड से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 तरह के लेटर्स आएंगे, दोनों अपन देख लेते हैं, एप्लीकेशन जॉब और लेटर्स टू एन एडिटर, दोनों का फॉर्मेट सेम है। तो पहले फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर का एड्रेस, ठीक है। सेंडर मतलब जो कि लेटर को भेज रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेटर भेजना चाहता हूँ एक कंपनी में जहाँ पर मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपना एड्रेस सबसे पहले यहाँ पर लिख दूंगा। तो एड्रेस मैंने लिखा, फिर एक लाइन का गैप यहाँ पर छोड़ूंगा, देन यहाँ पर मैं डेट लिखूंगा। डेट का फॉर्मेट फिक्स है 14 अप्रैल, है ना, अप्रैल को अप्रैल ही लिखना है, 4 नहीं लिखना है, कॉमा लगाकर 2020। तो इसी तरह से आपको लिखना होगा। एक लाइन वापस से छोड़नी है, देन उसके बाद जिसको भी मैं भेज रहा हूँ उस रिसीवर का एड्रेस, ठीक है। मैं मेल भेज रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में मैं लेटर भेज रहा हूँ, तो मैं उस कंपनी का एड्रेस यहाँ पर लिखूंगा, एक लाइन यहाँ पर छोड़ूंगा, एंड देन मैं लिख दूंगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखा, देन उसके बाद सर, कॉमा लगा के, सर को क्या बोलते हैं अपन, सैल्यूटेशन बोलते हैं, तो सैल्यूटेशन यहाँ पर लिखना है और बिल्कुल कॉमा लगाए और यहीं से बॉडी स्टार्ट कर दी, ठीक है। यहाँ से नहीं करना है, यहीं से बिल्कुल सर के नीचे से बॉडी स्टार्ट कर देना। बॉडी को 3 पार्ट्स में बांटना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके 2 मार्क्स हैं, ठीक है। फॉर्मेट का 1 मार्क है लेकिन बॉडी के 2 मार्क्स हैं, तो बिल्कुल बॉडी को 3 पार्ट्स में बांट देना। इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन, ठीक है। पूरा इंट्रोडक्शन लिखना कि सर मैं ये हूँ, मेरा नाम पता, मैं यहाँ पर रहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। फिर मेन कंटेंट कि क्यों आप मुझे जॉब दीजिए, ये वो, एंड कंक्लूजन कि हाँ सर ज़रूरत है, और ये सारा कंक्लूजन है। तो इस तरह से कंक्लूड कर देना। एंड देन उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपको लिखना रहेगा, ठीक है, थैंकिंग यू, एंड बिना लाइन छोड़े यहाँ पर योर सिंसली, फेथफुली, ट्रूली कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड देन यहाँ पर आप लिख देना एक लाइन छोड़कर अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन, अगर कुछ है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इफ़ एप्लीकेबल, अगर डेजिग्नेशन है तो लिखना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना बेसिक फॉर्मेट रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लास्ट में इस पीपीटी को ही डाउनलोड कर लेना। तो लेटर एप्लीकेशन फॉर ए जॉब है, और यहाँ पर कैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो रीड द एडवर्टीजमेंट गिवन बिलो एंड राइट अ लेटर अप्लाइंग फॉर ए जॉब। तो अपने को यहाँ पर अप्लाई करना जॉब के लिए, और इसको पढ़ के अपने को करना है, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, और इसी हिसाब से अपने को अप्लाई करना है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये अपने को बॉडी बनाने में काम में आएगी, तो इस हिसाब से तो अपन बॉडी बना देंगे। आगे अपन बढ़े तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस मतलब मेरा एड्रेस, देन उसके बाद एक लाइन छोड़कर डेट, देन एक लाइन छोड़कर जहाँ पर मुझे जॉब के लिए एप्लीकेशन देना है उसका एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट, ये सब आप आराम से अपने मन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। देन बॉडी लिखी, बॉडी में देखो जैसे मैंने बोला था सर, कॉमा, एंड यहीं से आपने बना दिया अपना बॉडी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन,
बॉडी और कंक्लूजन तीनों लिखना होगा। यहाँ पर दो चीज़ें लिखी है तो आपको तीनों लिखना है ना, पैराग्राफ फॉर्म में तीनों को लिख दीजिएगा। एंड देन लाइन छोड़ के यहाँ पर क्या करना है, योर सिंसली और आपका नाम। डेजिग्नेशन कुछ है नहीं क्योंकि जॉब तो मैं खुद मांग रहा हूँ। अब जो एप्लीकेशन टू जॉब है उसमें आपको रेज्यूमे जरूर से देना है, तो रेज्यूमे आप इस तरह से दे सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो रेज्यूमे में क्या क्या आपको अटैच करना है उसका ध्यान रख लेना। सबसे पहले तो RESUME इसको कैपिटल लेटर में ऊपर लिख देना। देन उसके बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हॉबीज, लैंग्वेज, तो ये आप सारी लिख देना। लैंग्वेज नॉन नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें लिखने की पूरी कोशिश कर लेना। अंदर कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पर वो दिखेगा कि हाँ रेज्यूमे अटैच्ड है, तो भाई साहब ऑल डन सेट है, और 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो कैसे 5 में से 5 मिल रहे हैं, 1 मार्क फॉर्मेट का, देन 2 मार्क कंटेंट के, और 2 मार्क्स वो देखेगा कहीं स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि 120 मार्क्स का पूरा है, ठीक है। 120 वर्ड्स से 150 वर्ड्स का पूरा खेल है, तो भाई साहब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स का बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए इसको 2 मार्क यहाँ पर दिए गए, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा अपने पास लेटर लिखने का प्रक्रिया। लेटर टू एडिटर सेम रहेगा, कोई यहाँ पर परिवर्तन नहीं रहेगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसमें क्या रहेगा, वही सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, अपना एड्रेस यहाँ पर लिखना है। एक यहाँ पर आपको लाइन छोड़कर आपको लिखना पड़ेगा सेंडर, वो पूरा डेट लिखनी पड़ेगी जिस डेट पर आप भेज रहे हैं लेटर। देन आपको यहाँ पर एक और लाइन छोड़कर रिसीवर का एड्रेस लिखना है जिसको आप खत लिख रहे हैं। देन उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट मतलब कोशिश करना है कि एक लाइन में आ जाए, है ना, 2-3, ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ में सब्जेक्ट लिख दिया, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। एक लाइन का सब्जेक्ट लिखना है बिल्कुल बिना ग्रामर के। देन उसके बाद बस सेम वही कि यहाँ पर आपने लिखा सैल्यूटेशन सर, कॉमा, और उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट कर दिया आपने इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद आपने बॉडी लिख दी अच्छे से, एंड देन उसके बाद आपने कंक्लूजन लिख दिया। 3 से 4 पैराग्राफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस 3 से कम पैराग्राफ ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। एक लाइन छोड़ी, योर सिंसियरली और आपका नाम, तो बस इसी तरह से हो जाएंगे लेटर टू एडिटर। बहुत ही सिंपल है, और एग्जाम में अगर आए तो लेटर टू एडिटर को प्रेफर करना, क्योंकि वहाँ पर टाइम कंज्यूम होगा आपका। 5 मार्क्स तो दोनों में मिलने ही है ना, तो फोकट ही अपन को क्यों रेज्यूमे पूरा बनाना बड़ा सा, है ना। रेज्यूमे लिखने में 10 मिनट निकल जाएंगे, तो इसलिए प्रेफर कर लेना लेटर टू एडिटर। कोई डाउट आए तो बच्चा पार्टी बता दीजिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में मैं एक एक आपके डाउट्स को देखूंगा और बिल्कुल उनको क्लियर करूंगा। अगला है अपने पास आर्टिकल और रिपोर्ट में आपके पास वापस से चॉइस आने वाली है। 120 से 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। 5 मार्क्स में ये रहेगा, जिसमें 1 मार्क फॉर्मेट का, 2 कंटेंट के और 2 एक्सप्रेशन के रहने वाले हैं। चॉइस आएगी वापस से, तो सजेशन यही रहेगा कि आर्टिकल को प्रेफर करना, क्योंकि रिपोर्ट में टेंस का बहुत बड़ा चक्कर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मान के चलो एक्सप्रेशन के मार्क्स तो कटने ही वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन है वहाँ पर टेंस का। आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है, तो आर्टिकल को ज़्यादा प्रेफर करना। डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल इन नेचर ये रहता है, ठीक है। चलिए, तो कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है कि कैची फ्रेज लिखना है, ठीक है। आर्टिकल को कैसे लिखना है उसके कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पर आपको बता रखे हैं, तो इस पीपीटी को डाउनलोड करेंगे तब तो आपको दिख ही जाएंगे, आराम से इसको पढ़ना। कुछ मैं पॉइंट्स बता भी देता हूँ कि कैची सा टाइटल रख लीजिए ना, जो मतलब अटेंशन कैच करे, जिसे एग्जामिनर पढ़े। भले घर पे मार खा के आया हुआ है ना अपनी बीवी की, लेकिन फिर भी वहाँ पर पढ़े वो टाइटल, ओहो हो क्या बात है, मज़ा ही आ गया। देन उसके बाद आप क्या करो, एक स्ट्राइकिंग ओपनिंग सेंटेंस लगा दो, है ना, कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी डैश 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 डैश, तो भाई साहब उसको और मजा आएगा, ओहो हो क्या बात है, महात्मा गांधी के बारे में भी इसको पता है। एंड इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में कोशिश करना अच्छा सा कोई भी सेंटेंस, कोई अच्छी कहानी, इस तरह से आप इसको स्टार्ट करो तो बहुत अच्छा रहेगा। देन लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करना है, हाउएवर, देयरफॉर, ऑल्दो, इससे इंटरेस्ट बना रहेगा एग्जामिनर का पूरा। इंट्रोड्यूस न्यू पॉइंट एट द बिगनिंग ऑफ ईच पैराग्राफ, तो आर्टिकल को कोशिश करना 5 पैराग्राफ एटलीस्ट लिखो, है ना, 5 से 6 पैराग्राफ में लिखने करना, क्योंकि 120 वर्ड्स हैं। और यहाँ पर 3 एक आइडिया आप लिखने की कोशिश करना, ठीक है। 5 पैराग्राफ कैसे लिखोगे, 1 पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, 3 पैराग्राफ में बॉडी और वापस 1 पैराग्राफ में कंक्लूजन। इस तरह से आपको आर्टिकल लिखना रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा अगर इस तरह से लिखते हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से कंक्लूड करना है, क्योंकि एग्जामिनर मार्किंग किस बेसिस पर करेगा, लास्ट में वो ये वाला पड़ेगा, है ना, कंक्लूजन पड़ेगा। कंक्लूजन एकदम धमाकेदार लिखा होगा तो भाई साहब पूरे के पूरे मार्क्स वो दे जाएगा, है ना। बॉडी के तो पूरे मार्क्स देगा, भले आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी हो, वो कोई सी मिस्टेक करी हो। देन उसके बाद पैसिव वॉइस का यूज़ करना है, ह्यूमर का यूज़ करना है ना, ये सब बात की बात है। लेकिन यहाँ पर मेन आपको क्या बात याद रखनी कि टाइटल एकदम कैची रहना चाहिए। इंट्रोडक्टरी जो पैसेज रहेगा, है ना, जो जहाँ से आप इंट्रोडक्शन करेंगे वो बहुत अच्छा रहना चाहिए और कंक्लूजन अच्छा रहना चाहिए। बाकी तो आप सब समझदार हैं ही, ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल का एक एग्जाम्पल क्या इसका फॉर्मेट रहता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट रहता है। यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है और कौन आर्टिकल लिख रहा है, बस ये लिखना है, ठीक है। कौन आर्टिकल लिख रहा है, जैसे यहाँ पर आस्था अवस्थी नाम की एक लड़की है, वो आर्टिकल को लिख रही है, तो एज इट इज़ आपको लिख देना है बिना लाइन छोड़े, है ना, कि बाय आस्था अवस्थी। एंड देन यहाँ पर एक लाइन छोड़ के आपको स्टार्ट कर देना इंट्रो पैरा, देन बॉडी एंड देन कंक्लूडिंग पैरा।
इस तरह से आपको करना रहेगा। ठीक है, सिंपल सा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आर्टिकल को ज़्यादा प्रेफर करना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि फॉर्मेट बहुत सिंपल है और मार्क्स कटने के चांसेस भी कम ही रहते हैं। देन अगला आ जाता है अपने पास रिपोर्ट, सेम 120 से 150 वर्ड्स, और यहाँ का फॉर्मेट ये भी 5 नंबर का है ना, और 5 नंबर मतलब टोटल मार्क्स हैं, एक फॉर्मेट के, 2 कंटेंट के, और एक्सप्रेशन में वही एक्यूरेसी फ्लुएंसी इनके भी 2 मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है कि यहाँ पर आपको प्लेस, डेट, टाइम, सारे रिलेवेंट फैक्ट्स को यहाँ पर आपको यूज़ करना रहता है। नेम ऑफ द रिपोर्टर आपको लिखना है। देन जैसे आप देखते होंगे ना न्यूज़ चैनल पर कि सूत्रों के मुताबिक ये पता चला हमें, है ना, कुछ सोर्सेस को मुताबिक ये पता चला, वहाँ पर चश्मदीदों के मुताबिक ये पता चला, तो वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। इसलिए मैंने बोला कि रिपोर्ट के बजाय आर्टिकल को प्रेफर करता है, क्योंकि इन सभी के मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, वो 2 नंबर में इन सभी के यहाँ पर पॉइंट्स रहेंगे। तो इसलिए बाई चांस अगर आप लिखना भूल गए कि सूत्रों के मुताबिक ये था, है ना, या फिर चश्मदीदों के मुताबिक ये था, तो मार्क्स कट जाएंगे। देन सुटेबल हेडिंग टाइटल देना ही है भाई साहब। राइट इन पास्ट टेंस, इसका ध्यान देना है आपको। पूरा आर्टिकल किस में, पूरा रिपोर्ट किस में रहेगा, पास्ट टेंस में रहेगा, क्योंकि घटना हो चुकी है, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसीलिए टेंस का चक्कर रहता है बाबू भैया, इसलिए मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, और ये प्रेफर करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप आर्टिकल को ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर कीजिएगा, है ना। फिर डेवलप करना रहेगा आपको आइडियाज़, क्यों, कैसे, क्या इसके इम्पैक्ट थे, क्या है ना, सब कुछ यहाँ पर लिखना है। देन लेस फॉर्मल एंड मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट योर आइडियाज़ एंड इंप्रेशंस टू मेक रिपोर्ट इंटरेस्टिंग। और आप अपने आइडियाज़ भी दे सकते हैं कि काश ये अगर ये हुआ होता तो शायद लोगों की जान बच जाती। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मन की भी गप्पेबाजी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर एक एग्जांपल दे देते हैं। तो टाइटल लिखना है, किसने लिखा है वो लिखना है। देन उसके बाद डेजिग्नेशन, है ना, जैसे रिपोर्टर है तो रिपोर्टर, एंड देन प्लेस और डेट जरूर लिखना है। याद रखना रिपोर्ट में यही मेन चीज़ है कि प्लेस और डेट आपको लिखना है कि किस जगह घटना घटित हुई है और क्या उसका वक्त था। ठीक है, जैसे कोई गैस चैम्बर में से गैस लीक हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि जयपुर के अंदर शाम को 5 बजे और 5 अक्टूबर 2020 को गैस लीक हुई थी और इसी के कारण ये हादसा हुआ। ठीक है, तो पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना, इसके फॉर्मेट में ये है। देन उसके बाद वापस बॉडी, यहाँ पर कोई सिग्नेचर पिग्नेचर डेट पेट नीचे कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, डायरेक्ट कंक्लूजन रहता है। तो ये थी अपनी रिपोर्ट राइटिंग। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और फिलहाल के लिए इतना ही। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन अप कर रखा है। आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। मैं आपके सभी आंसर्स को मॉनिटर करूंगा, और अगर वहाँ पर कोई भी मिस्टेक मुझे दिखती है तो मैं आपको वहाँ पर रेक्टिफिकेशन भी कर दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।